Assalamu alaikum viewers, my name is Zina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing ACC 501 Business Finance Practice questions from lecture number 19 to 45, and today we have to do the part number 9, in which we will do 3 to 4 practice questions, and I will also show you the formulas or page number of your handouts on which these formulas are given. Let's start from today's lecture. Question number 1 is Mr. Nadeem invest 55% of his funds in security A and the balance in security B. The expected return on A and B are 20%, 15% respectively. You are required to calculate the expected return on the portfolio. आप लोगों ने expected return on portfolio find करना है. अच्छा, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ. एक्सपेक्टेड रिटर्न में क्या होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपकी आती है, यानी वेट जो होता है इन्वेस्टमेंट का, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं रेट को. ठीक है, यानी आपकी जो अमाउंट होती है उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस फिर वो अमाउंट मल्टीप्लाई रेट करते हैं. लेकिन यहाँ पर हमें जस्ट 55% इन्वेस्टमेंट दी हुई है, कोई डेसिमल वाली या रुपीस वाली कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसलिए हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर पेज नंबर 31 32 है. 31 यहाँ पर आपके पास है पेज 31 है, 32 होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज नंबर ये 30 है और ये रहा. ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूलाज आप लोगों के एक्सपेक्टेड रिटर्न और पोर्टफोलियोज़ के गिवन हैं. यहाँ पर स्टॉक्स के कैसे फाइंड करते हैं, पोर्टफोलियो का टॉपिक भी गिवन है, और रिटर्न किस तरह से फाइंड करते हैं ये सारा आप लोगों का गिवन है. ठीक है, वेट से मल्टीप्लाई उसके रिटर्न को कर रहे हो तो पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैन बी कैलकुलेटेड एज, ये आपकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी या वेट आ जाता है, मल्टीप्लाई उसका जो रिटर्न होता है उसको करते हैं, प्लस देन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई उसके रिटर्न से करते हैं. सेम इसी तरह से ये फॉर्मूला भी आप लोगों को गिवन है, इसको फॉलो कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, यहाँ पर वेट ऑफ स्टॉक सिक्योरिटी ए आपके पास गिवन है 55%. वो कहता है सिक्योरिटी ए में वो इन्वेस्ट कर देता है, एंड द बैलेंस इन सिक्योरिटी बी, और बाकी जो बचता है बैलेंस वो सिक्योरिटी बी में. अब बाकी क्या बचा, देखो 100% होता है टोटल, उसमें से 55% उसने दे दिया, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 माइनस 0.55. ठीक है, तो हमारे पास 0.45 आ जाएगा. या फिर आप टोटल 100% में से उसने 55% निकाल लिया, तो बाकी क्या बचा 45%, जो कि उसका बैलेंस उसने सिक्योरिटी बी में इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी 1 में से माइनस कर दो, यानी 100 को कंसीडर कर लो कि वो 1 है. 55% को डेसिमल में यूज़ करो, 55 डिवाइड बाई 100 विल बी इक्वल टू 0.55. तो 1 माइनस 0.55 कर लो, तब भी 0.45 आएगा. नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सिक्योरिटी जो वेट है इसके बैलेंस का सिक्योरिटी बी में, वो हमारे पास क्या आएगा 45%, यानी 100% में से 55 जो कि सिक्योरिटी ए को मिल गया है वो निकाल लो, बाकी की जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो बचती है बैलेंस की सिक्योरिटी बी में, तो वो 45% आता है. 45 को 100 से डिवाइड करो तो ऑब्वियसली 0.45 आता है. अब रिटर्न क्या है सिक्योरिटी ए का, एक्सपेक्टेड रिटर्न वो है 20%. 20 को 100 से किया 0.20. बी का क्या है 15%, 100 से किया डिवाइड किया 0.15 आ गया. तो क्या होता है रिटर्न क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो आर पी इज इक्वल टू वेट, यानी सिक्योरिटी ए का मल्टीप्लाई उसका रिटर्न, प्लस फिर वेट मल्टीप्लाई रिटर्न. तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आएगा. दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस करो, 0.1775 आता है. परसेंटेज में करने के लिए आप 0.1775 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आंसर आएगा 17.75. अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, कुछ नंबर आगे पीछे हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 37, ए कंपनी हैज़ बोरोड 850 एट 1000 ही पड़ी शॉर्ट at an interest rate of 12%, considering the tax rate of 35%, you are required to calculate after tax interest bill 139 पर होगा. ठीक है, तो ये किस तरह से फाइंड करते हैं, यहाँ पर आफ्टर टैक्स बिल इस टाइप का टैक्स अफेक्ट, और यहाँ पर एग्जांपल वगैरह दी हुई है कि किस तरह से इसको फाइंड किया जाता है. तो मैंने मेथड यहाँ पर राइट किया हुआ है, लेकिन आप लोग यहाँ पर हैंडआउट्स में, ये इस पेज पर हैंडआउट का एग्जैक्ट पेज 138 है और पीडीएफ के अकॉर्डिंग 139 है, तो आप इसको देख सकते हो. ठीक है, हैंडआउट से लेक्चर सुन लो, नहीं तो मैं बता रही हूँ. टोटल इंटरेस्ट बिल आपके पास, पहले तो बिल निकाल लो ना, पहले परसेंटेज इंटरेस्ट के साथ. ठीक है, तो क्या होता है 12% इंटरेस्ट लग रहा है 850,000 पे.
तो पहले इसकी अमाउंट निकाले थे 12% ऑफ 850,000, तो 12% है, 12 डिवाइडेड बाई 100 क्या होगा 0.12, मल्टीप्लाई 850 करोगी तो ये आ जाएगा, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट बिल अमाउंट में निकल आया। अब टैक्स कितना था, टैक्स निकालना है 35%, तो उसी अमाउंट जो आपने टोटल इंटरेस्ट बिल था उस अमाउंट में से टैक्स निकालना है। तो 35% ऑफ दिस अमाउंट क्या बनेगा, तो 0.35 डिवाइडेड बाई 100 विल बी इक्वल टू 0.35, मल्टीप्लाई करो तो ये यानी टैक्स डिडक्शन इतनी हो रही है। तो आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट बिल क्या होगा, टोटल इंटरेस्ट बिल इतना था, उस अमाउंट का 35% जो इंटरेस्ट टैक्स था वो इतना बनता था, दोनों को माइनस करूंगी यानी टोटल इंटरेस्ट बिल में से टैक्स डिडक्ट करने के बाद मेरे पास आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट बिल आ जाएगा, यानी 102 में से 35,700 को माइनस करूंगी तो आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट बिल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी पेड अ डिविडेंड ऑफ 7 पर शेयर लास्ट ईयर, डिविडेंड है, स्टॉक्स करंट प्राइस आपके पास 45 पर शेयर है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ डिविडेंड एस्टिमेटेड टू ग्रो, यानी जी भी गिवन है, 9% है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करनी है, 141 लिखा हुआ है यानी 142 पर है, 142 पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर है, समराइजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिविडेंड ग्रोथ मॉडल RE, ठीक है। D1 चलें इसको देखते हैं, डिविडेंड 1 यानी नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड भी दिया हुआ है लास्ट ईयर का हमारे पास, और इसकी सारी पुटिंग वगैरह करके वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हो, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये RE D1 डिविडेंड है लास्ट ईयर का, डिवाइडेड बाय P0 करंट प्राइस प्लस ग्रोथ जो होनी है, और यहाँ पर ये सारा आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कहते हैं, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कहते हैं इसे, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर है डी, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, अच्छा D1 होता है नेक्स्ट डिविडेंड, नेक्स्ट डिविडेंड आपका क्या है, यहाँ पर D1 की जगह पर नेक्स्ट डिविडेंड का फॉर्मूला यूज़ करोगे। D1 का फॉर्मूला होता है D1 इज इक्वल टू D0, क्योंकि प्रीवियस हमारे पास डिविडेंड है D0 मल्टीप्लाई 1 प्लस जी, ये आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनमें ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। D1 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर वो पे कर चुका है, ना कि नेक्स्ट डिविडेंड है। अच्छा, यहाँ पर आ गया, और यहाँ P0 करंट प्राइस हो जाएगी, D0 उसने कहा है डिविडेंड 7 बताया, 1 प्लस ग्रोथ रेट 9% बताया था, तो इसलिए 9 को 100 से डिवाइड किया, 0.09 आ गया, और डिवाइडेड बाय करंट प्राइस 45 बताई थी, और जी की वैल्यू वही 9 थी, 100 से डिवाइड किया 0.09 आया, 1 प्लस 0.09 किया 1.09 आया। अच्छा, मल्टीप्लाई 7 किया 7.63 आया, डिवाइड 45 किया तो ये आया, प्लस किया तो 0.2596 आया, मल्टीप्लाई 100% में करने के लिए इस वैल्यू को मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 25.96%। So next question is preferred stocks of a company have paid an annual dividend of 3.5 rupees. Annual dividend है per share, sold price इतनी है, calculate cost of preferred stock 138 पर होगा, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक की कॉस्ट ऑफ डेट और प्रेफर्ड स्टॉक, ये देखो ये रही कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक RP इज इक्वल टू D बाई P0, जहाँ पर D फिक्स्ड डिविडेंड है, P0 करंट प्राइस है आपके पास, ठीक है। तो D हमारे पास करंट डिविडेंड है, कहाँ गया डिविडेंड है 3.50 डिवाइडेड बाई करंट प्राइस है 40, डिवाइड करो 0.0875 आता है, मल्टीप्लाई 100 कर दें इसको 0.0875 को, तो हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाता है, दैट इज़ 8.75%। और कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ आती हैं, इसके करीब ही आंसर आता है, एक दो वैल्यूज़ आगे पीछे चेंज हो सकती हैं, कैलकुलेशन देख लिया करें, मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि इसको ठीक ठाक किया जाए विदाउट एरर फ्री। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।